हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्रंट वॉरियर में। फ्रेंड्स, हम लोग अपने अगले वीडियो पार्ट 4 में पढ़े थे भारत की सिंचाई के बारे में, और अब अगले 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई। ठीक फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई जो होती है कैसे होती है। देखिए, यूपी में सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में प्रथम सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में खोला गया। कहाँ पर? सहारनपुर में। यूपी में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, सबसे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, उत्तर प्रदेश में नलकूपों से 74.9% सिंचाई होती है और नहरों से 15.2%। आगे है कि तालाब, झील, पोखर या कुआं से तो इससे 9.8% सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें, उसमें नंबर 1 है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर, इसमें है कि यह सहारनपुर से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो हो जाएगा पूर्वी यमुना नहर। अब दूसरी नहर है, आगे है आगरा नहर। तो आगरा नहर, यह नहर उद्गम स्थल ओजला है। किसका? आगरा नहर का उद्गम स्थल ओजला है। यह यमुना नदी से 1837 में निकाली गई थी। 1837 ईस्वी में यमुना नदी से निकाली गई थी यह नहर, आगरा नहर को। आगे है तीसरी ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार है और इसकी कुल लंबाई 6496 किलोमीटर है। कितना? 6496 किलोमीटर है। आगे बात आती है, तो आगे है चौथी नहर निचली गंगा नहर। तो निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा बुलंदशहर में है और इसकी लंबाई 8278, कितना? 8278 किलोमीटर निचली गंगा नहर की लंबाई है। आगे है शारदा नहर। पांचवा है शारदा नहर। तो शारदा नहर का उद्गम बनबासा उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे है, वहाँ से होता है और इसकी लंबाई 9961.3 किलोमीटर है। 9961.3 किलोमीटर। और यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। कौन सी नहर? शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आगे आता है बेतवा नहर। कौन सी? बेतवा नहर। तो बेतवा नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। अर्जुन बांध की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा एवं हमीरपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। आगे है बेलन नहर। बेलन नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की सिंचाई किस नहर से की जाती है, तो हो जाएगा बेलन नहर। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे बात आती है कि उत्तर प्रदेश का जो फसल चक्र है उसके बारे में। तो फसल चक्र है क्या? देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम हास हो, तो फसल चक्र कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड। तो पहला पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान, मसूर और ज्वार, अरहर, गेहूँ, धान, मटर, ये सब फसल चक्र हैं। धान या मक्का या गेहूँ, धान गेहूँ, धान जौ और
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसमें मक्का, आलू, प्याज, मक्का, आलू, गेहूँ, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। धान, गेहूँ या अथवा जौ या ज्वार या गेहूँ। आगे है मक्का, आलू, गन्ना, ये सब साथ बोने जाए फसलों का चक्र है। ठीक फ्रेंड्स। अब बुंदेलखंड में ज्वार, अरहर या ज्वार चना या ज्वार जौ या ज्वार अरहर या कोदो चना या परती गेहूँ, तिल, ये सब फसलों के चक्र हैं। ठीक फ्रेंड्स। अब आगे बात आती है भूमि सुधार के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, भूमि सुधार, इसमें भूमि सुधार का अभिप्राय क्या है? तो भू स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण स्वतंत्रता से पूर्व सुनिश्चित करना, यह भूमि सुधार का अभिप्राय है। इसकी प्रणालियाँ क्या है? तो इसमें है जमींदारी या स्थायी या मालगुजारी। दूसरा क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरी था महालवाड़ी। ये 3 व्यवस्थाएं थी भूमि की। आगे इसका उद्देश्य क्या था? चलिए उद्देश्य देखते हैं फ्रेंड्स। इसका पहला उद्देश्य था कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास। दूसरा था मध्यस्थों का उन्मूलन। तीसरा था किसानों का संपर्क सीधे सरकार से हो। चौथा था सामाजिक गरिमा की स्थापना में सहयोग। ये सब इनके उद्देश्य थे। ठीक फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं कि भूमि सुधार 2 प्रकार से किया गया, वह कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 है संस्थागत सुधार, दूसरा है तकनीकी सुधार। अब संस्थागत सुधार में जमींदारी का उन्मूलन किया गया, मध्यस्थों का अंत किया गया, खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी और हदबंदी लाकर सरकारी, सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा, लगान में कमी, ये सब संस्थागत सुधार थे। अब तकनीकी सुधार की बात करते हैं तो इसमें है कृषि का आधुनिकीकरण, दूसरा उन्नत किस्म के बीज, तीसरा उन्नत किस्म के उर्वरक एवं कीटनाशक, चौथा बेहतर सिंचाई व्यवस्था, पांचवा अच्छी भंडारण व्यवस्था और छठा है अच्छी विपणन व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसमें स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भू राजस्व प्रणालियाँ। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कौन कौन सी भू राजस्व प्रणालियाँ थी उसके बारे में। तो इसमें नंबर 1 था जमींदारी, इसी को स्तंभदारी, अस्थाई या मालगुजारी भी कहते हैं। इसमें है भू स्वामित्व जमींदार को माना गया और लगान वसूलने का अधिकार भी उसी को दिया गया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया और सर्वप्रथम यह बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर में शुरू हुआ। इसमें लगान जो वसूला जाता था वह 1/10 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार हेतु नियत था। मतलब अगर जमींदार किसी से 11 किलो लिया है तो उसमें से 10 किलो सरकार लेगा और 1 किलो जमींदार का होगा। ठीक फ्रेंड्स। इसमें है कि यह व्यवस्था भारत के 19% भूभाग पर लागू की गई थी। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या था? तो रैयतवाड़ी में भूमिदार को ही भूमि का स्वामित्व माना गया। इसमें जो भूमि का असली मालिक था उसी को ही भूमि का स्वामित्व दिया गया और लगान जमा करने का दायित्व किसानों को ही दिया गया। दूसरा, इस व्यवस्था का जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। किसको किसको? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। ब्रिटिश भूभाग का लगभग 51% हिस्सा इसमें था।
ठीक फ्रेंड्स, जमींदारी जो मालगुजारी व्यवस्था थी उसका भारत का 19% और रैयतवाड़ी में 51% था। अब तीसरा है महालवाड़ी। तो महालवाड़ी देखते हैं। महालवाड़ी में इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से लगान वसूली का समझौता होता था। इसमें उस गांव का मुखिया ही सबसे लगान लेकर ले जाकर देता था। और दूसरा इसमें है पॉइंट कि भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। आगे है हाल्ट मैकेंजी इसके जनक थे। महालवाड़ी के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे हाल्ट मैकेंजी। ठीक फ्रेंड्स, इसमें है 30%, भारत का जो भूभाग है उसका 30% भूभाग इसके अंतर्गत आता था। किसके? महालवाड़ी के। अब आगे इसमें है कि भारत में भूमि सुधारों की रूपरेखा। इसका देखिए, इसमें नंबर 1 है बिचौलियों का अंत। इसका बिचौलियों का अंत हो गया जब भूमि का सुधार रूपरेखा तैयार हुई। इसमें पहले था कि किसान से जमींदार के पास जाता था, फिर जमींदार ले जाके सरकार को देता था। लेकिन जब सुधार हुआ तो सीधा डायरेक्ट किसान सरकार को देने लगा। इसमें है राज्यों द्वारा जमींदारी उन्मूलन। तो राज्यों द्वारा 1948 से 50 तक मद्रास, बॉम्बे और हैदराबाद में, 1951 में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम, 1952 में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सौराष्ट्र और राजस्थान, 1954 ईस्वी में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको याद कर रहे होंगे। अब आगे बात आती है भूमि का जो पुनर्गठन हुआ उसमें सबसे पहले चकबंदी। एक है चकबंदी, हदबंदी और सरकारी कृषि। तो चकबंदी में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में और 8 मार्च 1954 में लागू हुआ। जो ये चकबंदी का जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम है वह 1953 में बना और लागू कब हुआ? 8 मार्च 1954 ईस्वी में। हदबंदी, तो हदबंदी प्रति व्यक्ति या परिवार की भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे है सरकारी कृषि। थोड़ी थोड़ी जमीन को जब आपस में मिलाकर कृषि करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। जब कुछ लोग अपनी अपनी ज़मीनों को मिलाकर आपस में खेती करते हैं तो उसी को सहकारी कृषि कहा जाता है। आगे है काश्तकारी सुधार। तो काश्तकारी सुधार में नंबर 1 है लगान का नियमन, दूसरा है स्वामित्व संबंधी अधिकार। तो इसको चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए और है, अब बात आती है कि भूमि की पैमाइश कैसे हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जो भूमि की पैमाइश की शुरुआत हुई तब भारत की लंबाई जो पहले मापी होती थी उसके बारे में देखिए, फिर उसके बाद अब के बारे में देखेंगे। पहले 4 अंगुल बराबर 1 गिरह होता था और 16 गिरह बराबर 1 गज, फिर 3 गिरह बराबर 1 गट्ठा होता था और 10 गट्ठा बराबर 1 जरीब। ठीक फ्रेंड्स, और 29 सही 1/8 जरीब बराबर 1 मील। ये सब पहले की हैं। अब क्या है? तो अब मापने का पैमाना जो है ये 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से करेंगे और हो जाएगा 0.0254 मीटर। गज में अगर बदलेंगे तो हो जाएगा 0.0277 गज और 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39
इंच होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे है इसमें एक गज बराबर 36 इंच, 1 इंच बराबर 1/36 गज। तो इसको जब भाग देंगे हो जाएगा 0.0277 एक गज आ गया। अब आता है 1 इंच की बात, तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/2.54 इंच। इसको काटेंगे आ जाएगा 0.39 इंच। अब आगे है 1 मीटर बराबर 39.37 इंच। फ्रेंड्स, इस सब में डाटा में बोर हो रहे होंगे, लेकिन देख लीजिए, फ़ायदा देगा इस सब। इसमें ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो 1 मीटर बराबर 39.37 इंच और एक गज बराबर 1 यार्ड या 3 फीट और 36 इंच होता है एक गज बराबर। तो 36 गुणे 2.54 सेंटीमीटर, एक गज बराबर 36 गुणे 2.54 सेंटीमीटर मतलब 91.44 सेंटीमीटर होगा। और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 99144 मीटर हो गया। और इसका अगर 1 मीटर देखिए फ्रेंड्स, 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड्स, तो 1 मीटर बराबर 100/2.54, इसको इंच में बदलेंगे तो हो जाएगा 39.37। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, वही निकाल रखा गया है। अब आगे बात आती है कि एक गज, इसमें 1 मीटर बराबर 1.0936 गज। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ये जो 39.347 इंच है बटे 36 इंच कर देंगे, जब भाग देंगे निकल के आ जाएगा 1.0936 गज। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्षेत्रफल मापन। इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स कैसे क्या होता है। एक बीघा कितने कहते हैं, एक बीघा विश्व में बदलता है। अब विश्वांशी कंचवासी और कंचवासी उनवासी, ये सब कैसे है, ये सब आगे चलिए देखिए हैं। इसमें अभी क्षेत्रफल मापन देखिए, जो 1 वर्ग गज है वो 9 वर्ग फीट को कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 9 वर्ग फीट बराबर 1 गज, 1 वर्ग गज और 1 वर्ग गज बराबर 0.83 वर्ग मीटर। ठीक फ्रेंड्स, ये सब चेंज है डाटा, इसको याद करना पड़ेगा। और उसी में 1 वर्ग फीट बराबर 0.09 वर्ग मीटर, 1 वर्ग इंच बराबर 6.45 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर बराबर 10.7584 वर्ग फीट। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बात किए थे कंचवासी बिंचवासी विश्वा के बारे में, तो एक कंचवासी बराबर 20 उनवांशी, एक कंचवांशी बराबर 20 उनवांशी। इसका अगर वर्ग फीट में निकालेंगे तो हो जाएगा 3.403125 वर्ग फीट। एक विश्वांशी बराबर 20 कंचवांशी और एक विश्वा बराबर 20 विश्वांशी, इसको निकालेंगे फ्रेंड्स। आगे है बीघा, तो एक कच्चा बीघा बराबर 1008 वर्ग गज होगा और 3 वर्ग फुट। ठीक फ्रेंड्स, इसको हो जाएगा अगर करेंगे तो हो जाएगा 90-75 वर्ग फुट।